नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, आरओ, आरओ, पेट, लेखपाल, किसी भी स्टेट पीसीएस का वनडे एग्जाम। यहाँ पर सभी जीएस की फुल तैयारी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कराई जाती है। और हम लोग जो है अभी तक पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे। अभी हम लोगों ने पेट के समय में पेट ओरिएंटेड कुछ 3-4 क्लासें ली थी। उम्मीद है कि आप लोग उसका भी रिवीजन कर लेंगे अच्छी तरीके से, जो कि हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अब हम लोग अपने पूर्वज सेक्शन पर आते हैं, जिसमें हम लोग पॉलिटी में भारतीय संवैधानिक विकास का परिचय पढ़ रहे थे। अब उसके बाद हम लोगों का अगला सेशन आता है भारतीय संविधान सभा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे, रिवाइज कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे, क्योंकि जब तक हम लोग रिवाइज नहीं करेंगे, हम लोगों का सिलेक्शन से बहुत दूर रहेंगे। हम लोग रिवाइज करिए, एमसीक्यू सॉल्व करिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए, वन लाइनर सॉल्व करिए, तभी हम लोगों की हैबिट बनेगी। तभी हम लोग जो गलती एग्जाम हॉल में कर सकते हैं वो करने से बच जाएंगे। तो रिवीजन मस्ट है, एमसीक्यूज, वन लाइनर मस्ट है, तो वो सब चीजें करते रहिए। हम लोग अब पढ़ते हैं भारतीय संविधान सभा। तो हम लोग दोस्तों भारतीय संविधान सभा में देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस आधार पर होता है और कब होता है। तो भारतीय संविधान सभा को गठित करने के लिए कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन आता है, जिसको कैबिनेट प्लान भी कहा जाता है, और इसी कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर जो है भारतीय संविधान सभा का गठन आगे होता है। अब कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया और किस उद्देश्य के साथ आया। तो किस उद्देश्य के साथ आया? कैबिनेट मिशन भारत में संविधान सभा के निर्माण के उद्देश्य से आया था। ठीक, अब इस कैबिनेट मिशन के कुछ सदस्य थे, हम सदस्य देख लेते हैं। सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं, पैथिक लॉरेंस हैं और एबी अलेक्जेंडर हैं। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, क्रिप्स, ये जो स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं, एक आया था 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है, यही लेकर के आए थे क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है, लेकिन इस कैबिनेट मिशन में अब हम लोग ये देखेंगे क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर जो थे, इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? लॉरेंस थे। नेतृत्वकर्ता कौन थे? लॉरेंस थे। तो यहां से हम क्रिप्स से कंफ्यूज नहीं होंगे। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर। आखिरी का नाम याद कर लेते हैं, क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर, ये इनफ है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अगला कि जो संविधान सभा जिस उद्देश्य के साथ आती है, तो वो संविधान कैबिनेट मिशन जिस उद्देश्य के साथ आती है, यहाँ पर वो संविधान सभा का चुनाव कराती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, संविधान सभा का चुनाव कब होता है? जुलाई 1946 में। अब ये हम लोगों को ध्यान रखना है, जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव होता है। इसके पहले 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आता है, मार्च में आता है, जुलाई में चुनाव कराता है। संविधान सभा का जो चुनाव होता है उसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? उसमें सदस्यों की संख्या 389 होती है। क्योंकि 389 बहुत आसान है याद करना, और याद भी हो जाएगा, इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं है। क्योंकि 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है? 9 आ जाता है। और जैसे 3 का स्क्वायर है, उसी 2 का अगर क्यूब कर देते हैं तो क्या आ जाता है? 8 आ जाता है। ठीक, तो अब देखिए 3 2 है, तो 3 8 9 मतलब संबंधित है, 2 और 3 की संख्याओं से संबंधित है कि नहीं? अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं होगी हम लोगों को। तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 389। हमने ऐसे ही याद किया है इन सब चीजों को, हमने कोई इसमें बहुत रट्टा फिकेशन नहीं लगाया, बस हल्का सा दिमाग लगा लिए, इधर उधर सोच लिए। भाई मैथ रीजनिंग हम लोग किस लिए लगाते हैं? सिर्फ इसीलिए कि दिमाग विस्तृत हो, और गणित ज्ञान का संगीत होता ही है, तो थोड़ा बहुत प्रयोग कर लेते हैं इसमें भी, है कि नहीं? वो बहुत हेल्पफुल होता है चीजें को याद करने के लिए। ठीक है, 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, जुलाई 1946 में चुनाव होते हैं संविधान सभा के लिए, और 389 सदस्य इसमें कुल चुने जाते हैं। ठीक, अब देखिए अगला, जब 389 सदस्यों का इसमें चुनाव होता है, तो कुछ हम लोग देख लेते हैं। अब कुछ प्रांतों से चुने जाएंगे, कुछ देशी रियासतों से चुने जाएंगे, टोटल मिला के 389 हो जाएंगे। अब हमको यहाँ पर ये याद रखना है, 296 और 93, ये दोनों तो हमको याद ध्यान में रखना ही रखना है। उसके बाद कांग्रेस से 208 सदस्य, मुस्लिम लीग से 73, अन्य दलों से 15 सदस्य। ये नहीं भी याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे आपको याद हो ही जाएगा। तो 389 सदस्य होते हैं, 296 सदस्य प्रांतों से होते हैं और 93 देशी रियासतों से होते हैं।
अब हम देखते हैं अगला जो होता है, जब संविधान सभा का चुनाव होता है, जब संविधान सभा चुन ली जाती है 389 सदस्य की, तो इसमें जैसे अंतरिम मंत्रिमंडल होता है या अंतरिम सरकार होती है, इस अंतरिम सरकार का गठन होता है और इस गठन में कुल 14 सदस्य होते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अंतरिम सरकार का गठन कब होता है, तो 2 सितंबर 1946 में होता है, ये ध्यान रखना है। मार्च में आता है, जुलाई में चुनाव होता है, सितंबर में अंतरिम सरकार का गठन होता है। और कब गठन होता है? 2 सितंबर। और 2 सितंबर बड़ा आसान है याद करना, क्यों? क्योंकि अभी 2 सितंबर रिसेंटली 2023 में आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ था, है कि नहीं? तो आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ था 2 सितंबर को, जिसको सूर्यान मिशन कहा जाता है कि नहीं? अब यहाँ पर 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। 14 सदस्य थे, जिसमें 6 सदस्य कांग्रेस, 5 सदस्य मुस्लिम लीग, 3 सदस्य अल्पसंख्यक से थे। तो हमको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। मार्च में आता है 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन किस उद्देश्य के साथ? संविधान सभा के निर्माण के उद्देश्य के साथ, और उसके लिए उसने जुलाई में चुनाव भी करा देता है। अब जब जुलाई में चुनाव हो जाता है तो सितंबर में अंतरिम सरकार का गठन होता है। अंतरिम सरकार के गठन में 14 सदस्य होते हैं, 6, 5, 11। 6 सदस्य कांग्रेस से होंगे, जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा सदस्य कांग्रेस से होंगे। उसके बाद 5 सदस्य मुस्लिम लीग से होंगे और फिर 3 सदस्य अल्पसंख्यक से होंगे। ये हम लोगों का हो गया। अब अगली बात हमको ध्यान देनी है, इससे भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो अंतरिम सरकार का गठन होता है, इसमें मुस्लिम लीग प्रारंभ में जो 2 सितंबर है ना, ये 2 सितंबर 1946 को मुस्लिम लीग शामिल नहीं होती है। मुस्लिम लीग शामिल होती है 26 अक्टूबर 1946 को, और सहयोग के उद्देश्य से नहीं शामिल होती है, शामिल होती है पाकिस्तान की मांग को सुदृढ़ करने के लिए। समझ में आई बात? तो जो मुस्लिम लीग शामिल होती है अंतरिम मंत्रिमंडल में पाकिस्तान की मांग को सुदृढ़ करने के लिए, और कब शामिल होती है? 26 अक्टूबर 1946 को शामिल होती है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट देखते हैं कि जो प्रारंभिक अंतरिम सरकार होती है उसमें मुस्लिम लीग सम्मिलित नहीं होती है। 2 सितंबर 1946 को मुस्लिम लीग सम्मिलित नहीं होती है अंतरिम सरकार में, अंतरिम मंत्रिमंडल में। सम्मिलित कब होती है? 26 अक्टूबर 1946 को। 26 अक्टूबर 1946 को किस उद्देश्य के साथ? ये भी नहीं सहयोग के उद्देश्य के साथ शामिल होती है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मांग को मजबूत करने के लिए शामिल होती है। किसकी मांग को? पाकिस्तान की मांग। तो हमको ये ध्यान रखना है, क्योंकि उसका सहयोग का अगर उद्देश्य होता तो पहले ही शामिल हो जाती 2 सितंबर 1946 को। तो ये पाकिस्तान की मांग को सुदृढ़ करने के लिए विचार विमर्श करती है एक आध महीना, फिर जो है सोचती है हम शामिल होते हैं और अपनी पाकिस्तान की मांग को मजबूती से उठाते हैं उसमें। और 26 अक्टूबर 1946 को ये भी तिथि याद रखना जरूरी है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि जब 26 अक्टूबर 1947 को, जब मतलब 20 अक्टूबर को जब पाकिस्तान के कबायली आक्रमण करते हैं जम्मू कश्मीर पर, तो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह 26 अक्टूबर 1947 को ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। तो यहां से हम रिलेट हो जाएगा, यहां से एक तिथि में जब कई तिथियां आ जाती हैं तो याद करना आसान हो जाता है, और हम रिलेट करके ही याद करते, नहीं तो पता चला यहाँ याद किए, वहां याद किए, यहाँ भी भूल गए, वहां भी भूल गए, तो ऐसे बहुत हौच पौच हो जाता है। तो हम रिलेट करके पढ़ते चलेंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं 26 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान की मांग को सुदृढ़ करने के लिए मुस्लिम लीग अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल होती है। अब इस अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? यहाँ ध्यान रखने की बात है, वायसराय होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अमूमन जवाहरलाल नेहरू से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंतरिम सरकार है तो अध्यक्ष वायसराय जवाहरलाल नेहरू होंगे, परंतु नहीं, अध्यक्ष यहाँ पर वायसराय होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं पंडित नेहरू होते हैं, ठीक। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? पंडित नेहरू होते हैं। अब अंतरिम मंत्रिमंडल बन गया। अंतरिम मंत्रिमंडल में कितने सदस्य थे? 14 सदस्य थे। 6, 5, 3। 6 सदस्य कांग्रेस, 5 सदस्य मुस्लिम लीग और 3 सदस्य अल्पसंख्यक थे, ठीक। ये हम लोग देख चुके। अब अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल सदस्य कौन कौन से हैं तो ये भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है, ठीक। अब देखिए, पंडित नेहरू के पास कौन कौन सा विभाग था? पंडित नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, उपाध्यक्ष थे ये। उसके बाद इनके पास विदेशी और राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले थे, तो उपाध्यक्ष तो थे ये। उसके बाद इनके पास चूंकि विदेशी मामला और राष्ट्रमंडल मामला भी इनके पास आ गया था। अब पटेल के पास देखते हैं, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास याद करना आसान है, गृह मंत्रालय था, सूचना प्रसारण और रियासत मामलों का मंत्रालय था, क्योंकि गृह विभाग जो देश के अंदर जो है अव्यवस्थाएं थी रियासतों के एकीकरण की, इन सभी को इनको सुनियोजित करना था, है कि नहीं। इसीलिए इनको रियासत विभाग का प्रमुख भी बनाया गया था। तो इसीलिए गृह, सूचना
प्रसारण और रियासत विभागों का मंत्रालय या विभाग इनके पास था। अब बलदेव सिंह के पास देखिए रक्षा मंत्रालय, बहुत आसान याद करना, बलशाली थे ही तो रक्षा मंत्रालय दे दिया गया इनको, भैया रक्षा करो, है कि नहीं। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय था। जॉन मथाई के पास उद्योग एवं आपूर्ति विभाग था, ये इंपॉर्टेंट है याद करना, जॉन मथाई के पास उद्योग एवं आपूर्ति विभाग था। अब और भी महत्वपूर्ण आ जाता है राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी के पास शिक्षा मंत्रालय था, ठीक, शिक्षा विभाग था। अब कल हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था तो राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली में क्या कर रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन को के दौरान इन्होंने नमक कानून तोड़ा था, ठीक। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन राजगोपालाचारी नेतृत्व तमिलनाडु में कर रहे थे, यहां से ध्यान रखना जरूरी है। और यही राजगोपालाचारी हैं जो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के समर्थन में थे, परंतु बाद में कुछ उत्तर दक्षिण विवाद होता है और ये मामला हट जाता है, ठीक। यहां से हमको ध्यान देना है, राजगोपालाचारी शिक्षा मामलों का मंत्रालय विभाग इनके पास था। उसके बाद सीएच भाभा आ जाते हैं। सीएच भाभा के पास कारखानों बंदरगाह मंत्रालय था। तो ये सारी चीजें, पंडित नेहरू के पास जाहिर सी बात उपाध्यक्ष से विदेशी राष्ट्रमंडल था, और पटेल के पास क्या था, गृह सूचना विभाग, सूचना और प्रसारण और रियासत विभाग था। बलदेव रक्षा मंत्रालय था। जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति विभाग था। राजगोपालाचारी के पास शिक्षा विभाग था। सीएच भाभा के पास कारखानों बंदरगाह था, ठीक। अब उसके बाद हम लोग अगला देख लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था, ठीक है। जो कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्यों, क्योंकि आगे और पीछे उनका कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर मिलता है, ठीक। इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब उसके बाद अरुणा आसफ अली आ जाती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अंतरिम मंत्रिमंडल में इनके पास रेलवे का मंत्रालय होता है, ठीक। उसके बाद बाबू जगजीवन राम आ जाते हैं। बाबू जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय जाता है। ये भी बाबू जगजीवन राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक समय तक ये कार्य करने वाले मंत्री थे, है कि नहीं, बाबू जगजीवन राम। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब उसके बाद हम लोग अभी पढ़े थे मुस्लिम लीग के सदस्य 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। जब अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो उसके बाद इनके कुछ सदस्यों को हम देख लेते हैं। 5 सदस्य चूंकि चुने गए थे, और ये ऊपर के जो हम लोग देखें, ऊपर के अभी 6 और प्लस 3 9 सदस्य। 9 सदस्य काहे के हो गए, 6 किसके, कांग्रेस के, 3 अल्पसंख्यक के, ठीक। 3 किसके हो गए, अल्पसंख्यक के हो गए। अब 5 सदस्य ये जो आते हैं, ये 5 सदस्य आ जाते हैं मुस्लिम लीग के, ठीक। अब 5 सदस्य में कौन कौन आ जाते हैं हम लोग देखते हैं। लियाकत अली, लियाकत अली के पास वित्त मंत्रालय होता है, और अरुणा आसफ अली के पास, बहुत बढ़िया, रेलवे मंत्रालय होता है। और आई चुंदरीगढ़ के पास वाणिज्य मंत्रालय होता है। ध्यान दीजिएगा, चुंदरीगढ़ के पास कौन सा मंत्रालय होता है, वाणिज्य मंत्रालय होता है। और जोगिंदर नाथ मंडल, ये देखिएगा नाम इनका है, लेकिन जोगिंदर नाथ मंडल जो है मुस्लिम लीग के सदस्य हैं, और ये कौन से सदस्य थे, विधि सदस्य। कंफ्यूज हो जाएंगे, विधि सदस्य आएगा तो हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मार देंगे, लेकिन नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्रता के बाद जो मंत्रिमंडल बनता है उसमें प्रथम विधि अध्यक्ष थे, स्वतंत्रता बाद। लेकिन जो स्वतंत्रता पहले का बना था अंतरिम मंत्रिमंडल, इसीलिए उसको अंतरिम मंत्रिमंडल कहा जाता है कि स्वतंत्रता के पहले का था। इसलिए यहां ध्यान देना जरूरी है कि जोगिंदर नाथ मंडल विधि सदस्य थे, विधि मंत्री थे, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, यहां से गलती हो सकती है। उसके बाद गजानतर अली स्वास्थ्य मंत्रालय था इनके पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ते हैं राजकुमारी अमृत कौर के पास स्वास्थ्य मंत्रालय आ जाता है, वो स्वतंत्रता के बाद आ जाता है, लेकिन स्वतंत्रता के पहले गजानतर अली स्वास्थ्य मंत्री थे। उसके बाद अब्दुल रब नश्तर के पास संचार विभाग आ जाता है, ठीक। और सूचना और प्रसारण विभाग किसके पास आता है, पटेल के पास, बहुत बढ़िया। और संचार विभाग अब्दुल रब नश्तर के पास आ जाता है। यहां से आप लोग रिलेट कर सकते हैं, अंतर यहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रांतों या देशी रियासतों को जो प्रतिनिधित्व दिया गया था, ये किस आधार पर दिया गया था, ये दिया गया था जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर प्रांतों या देशी रियासतों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा ये बताइए कि प्रांतों में संविधान सभा में कितने सदस्य थे, प्रांतों से और देशी रियासतों से अलग अलग थे, तो प्रांतों से कितने थे, 296, और देशी रियासतों से 93। यहां ये ध्यान देना जरूरी है, ठीक।
अब प्रांतों से 296, देशी रियासत से 93। अब किस आधार पर चुना गया था इनको? जनसंख्या के आधार पर। और कितनी जनसंख्या के आधार पर एक सीट का आवंटन किया गया था? तो ध्यान रखना है 10 लाख बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे देता है क्वेश्चन 5 लाख, 12 लाख, 15 लाख ऐसे ही, ठीक। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व था, जिसमें प्रांतों में कितने सदस्य थे? बहुत बढ़िया, 296 सदस्य थे। उसी प्रांतों के प्रतिनिधित्व को मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से? पहला है मुस्लिम, दूसरा सिख, तीसरा साधारण है। ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख हम लोग लगा देंगे, साधारण में सब आ जाते थे, ठीक। तो यहाँ ध्यान देना, मुस्लिम, सिख और साधारण। साधारण में सभी आ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख नहीं था। ऑप्शन में मिल जाएगा हिंदू मुस्लिम सिख, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख लगा देंगे, गलत करके चले आएंगे, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख नहीं, साधारण थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ये ध्यान रखना है। और देखिए, अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है अगला, कि जो संविधान सभा चुनी गई थी हमारी, उसमें जो 300 कितने सदस्य थे? 389 कुल थे। और उसमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? 33 थी। तो यहाँ से हमको ये ध्यान रखना जरूरी है, 33 सदस्य थे अनुसूचित जनजातियों की। और बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े आसानी से ये भी याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अभी अपने संविधान में देखते हैं कि जो अनुच्छेद हमारा कितना है, अनुच्छेद 330 और 332। तो 330 में लोकसभा में SC/ST जातियों का आरक्षण है, कि सीटों का आरक्षण। और 332 में क्या है? विधानसभाओं में SC/ST वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण है। तो 33 से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, 330 और 332। और नहीं भी रिलेट करेंगे तो भी याद हो जाएगा। और हम लोग जो भी रिलेशन बनेगा, हम लोग आगे पीछे का सब बनाते चलेंगे, एक पूरे माहौल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। ऐसे ही पढ़ाई होती है, सब चीजों को रिलेट करके पढ़ाई होती है। नहीं तो एक पन्ने से आखिरी पन्ने तक चले जाएंगे और पीछे का भूलते चले जाएंगे। फिर 4-6 महीने बाद जब कभी रिवीजन किया तो किया, फिर भूल गए। हमने ऐसे कईयों लोगों को देखा है कि 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट भी ढंग का नहीं याद, ढंग से नहीं तैयार है। ये सोचिए, अगर वो 2 महीना एक सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ लेते, तैयार कर लेते, तो आज सारे सब्जेक्ट एक साल में ही तैयार हो जाते। तो पढ़ाई करिए, मतलब तैयारी तरीके से होती है, हर चीज का एक अनुशासन होता है, ठीक। तो अब यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों की सदस्य संख्या कितनी थी? 33 थी। अब संविधान सभा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। और इसी 15 में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है बेगम एजाज रसूल का। बेगम एजाज रसूल से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन सी थी? तो कौन थी? बेगम एजाज रसूल थी। उसके बाद आप लोग जानते हैं सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के बारे में क्या जानते हैं कि किसी भी प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और कौन सी? उत्तर प्रदेश की। सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री थी किसी भी, मतलब अपने देश में किसी प्रदेश के। किस प्रदेश की? उत्तर प्रदेश की। उसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित कौन सुनाते हैं? जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। राजकुमारी अमृत कौन सदस्य थे? राजकुमारी अमृत के बारे में बताए थे, बुजुर्ग सदस्य को स्थायी सदस्य भारत बना देंगे, पहली कैबिनेट महिला मंत्री थी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। और उसके बाद सराबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, मालती चौधरी, लीलारी, ये सब नहीं बनाया गया था। कारण ये भी एक सब नाम गिना है, जवाहरलाल नेहरू की अपेक्षा काफी है आप लोगों को, वो बहुत दिनों तक लीड कर सकते थे। पटेल जी को बना देते तो पटेल जी की मृत्यु हो गई थी, बड़ी जल्दी हो गई थी। कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946 राजनीतिक चुनाव होता है। तो ये सितंबर में गांधी जी के संदर्भ में, तो ये भी निराधार विवाद का गठन होता है। 26 अक्टूबर, देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं, मुस्लिम लीग शामिल होती है। फिर आता है अब संविधान सभा की बैठक होती है। हमको पता ही था, अब संविधान सभा की पहली बैठक, क्योंकि पहली बार शामिल हुई थी 9 पाकिस्तान की 13 संविधान बहुत इंपॉर्टेंट प्लस 11 पाकिस्तान की 13 कर दी। अच्छा, अब हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, अब उसका आंसर होती है, ये कमेंट में ध्यान हो जाएगा कि अब संविधान सभा की पाकिस्तान की मांग सबसे पहले 1946 अधिवेशन कब किया जाता है? पुस्तकालय भवन नई दिल्ली। अच्छा, पिछले क्लास में ध्यान देना है, पूछा था, उसका आंसर आप लोगों ने नहीं दिया था। अस्थायी अध्यक्ष क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली बैठक थी, अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष नहीं चुने जाते हैं। अब कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। कब अध्यक्षता की थी कांग्रेस की? 1923 में। और उसके बाद क्या पूछा गया था कि गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट कहाँ है? तो इंडिया गेट कहाँ पर है? दिल्ली में है, और गेटवे ऑफ इंडिया बंबई में है, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा। और जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दे दिया करिए, ठीक, दिया कीजिए।
अब देखिए यहां से क्या होता है कि उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि जो संविधान सभा का निर्णय होगा वो मुस्लिम बहुल इलाकों पर लागू नहीं होगा। यहां से ये निर्णय लेती है जब संविधान सभा का विरोध जो है, बैठक का विरोध जो है मुस्लिम लीग के द्वारा निरंतर किया जाता है, तो फिर ब्रिटिश सरकार का निर्णय आता है कि संविधान सभा जो भी निर्णय लेगी ये मुस्लिम बहुल इलाकों पर लागू नहीं किया जाएगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 में। एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें कि इसके अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं और स्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन चुने जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि पहले 9 दिसंबर 1946 में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, दूसरे में स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन जो हमारे संविधान की वर्तमान प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसी का उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया था, इसको संविधान सभा के द्वारा पास कर दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों डेट याद करना। जो जो डेट बता रहे हैं उसको याद करना है, तो उसको याद ही करना है आप लोगों को, ठीक। अब उसके बाद संविधान निर्माण होता है। संविधान निर्माण की अनेक समितियों का गठन किया जाता है। अब उस समिति में सबसे महत्वपूर्ण है संघीय संविधान समिति। अब देखिए आपको एक चीज यहाँ बताएं, जो संघीय संघ शब्द आएगा ना, उसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। चाहे संघीय संविधान समिति हो चाहे संघ शक्ति समिति हो, उसके अध्यक्ष कौन आ जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। और जहां पर प्रांतों की बात होगी, प्रांतों चूंकि देसी रियासत, प्रांतों को एकजुट करना, रियासतों को भारत में विलय करना, तो इन सब में कौन आ जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल आ जाएंगे। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो हम लोगों को पता ही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये ध्यान देना है आप लोगों को। अभी तक ऊपर का तो याद हो जाएगा, ऊपर का तो संघीय है, प्रांतीय है, प्रारूप है, याद हो जाएगा। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद होते हैं। राष्ट्र ध्वज समिति के, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग जेबी कृपलानी से कंफ्यूज होते हैं, जो कि गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। जेबी कृपलानी होते हैं जब कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं 1930 के, उसमें उस समय कुछ कार्यभार होता है, उसमें जेबी कृपलानी को बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। अब मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति सरदार पटेल। हम लोगों को पता है कि 1931 का कराची अधिवेशन हुआ था, उसमें मौलिक अधिकार प्रस्तुत किए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, वहां से रिलेट करके हम लोग थोड़ा सा इसको याद कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के का विभाग किसके पास आता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास आता है, ठीक। अब देखिए कुछ उप समितियां भी होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो उप समिति है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार से संबंधित जो समिति थी सरदार पटेल, लेकिन मौलिक अधिकार से संबंधित जो उप समिति थी जेबी कृपलानी रहते हैं उसके। यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो मौलिक अधिकार से संबंधित समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल और उप समिति होती है जेबी कृपलानी होते हैं, ठीक। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और अल्पसंख्यक उप समिति के मुखर्जी होते हैं, एच सी मुखर्जी। एच सी मुखर्जी हम लोग नाम बहुत कम सुनते हैं, दिल्ली में एक मुखर्जी नगर है कि नहीं। तो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? एच सी मुखर्जी होते हैं। अब इसके बाद एक अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन अगर पूछ लिया, BN राव के द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमसे अगर पूछ ले कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, तो सब लोग आंसर बताएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप उन्होंने तैयार नहीं किया था, प्रारूप तो बेनेगल राव ने किया था, BN राव ने किया था। संविधान का प्रारूप तैयार किसने किया? बेनेगल राव ने, BN राव ने। उस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। ये ध्यान दीजिएगा कि प्रारूप तो BN राव ने बनाया था संविधान का। उस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 7 सदस्यों की एक प्रारूप समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और इसको कब बनाया गया था? 29 अगस्त 1947। बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 अगस्त को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है कि नहीं? 29 अगस्त को और कौन सा दिवस मनाया जाता है?
खेल दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ हम लोग अभी देखिए कल जो है तो कई सारे ऐसे ही डेट्स याद कर लिए थे, आज भी ऐसे कई सारे डेट पूरा जब पढ़ेंगे ना, एक एक जब क्लास खत्म होगी, पूरी एक टॉपिक खत्म होगा, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों का तैयार हो जाएगा, बहुत सारी चीजें रिवीजन भी रहेंगी खूब एकदम अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि प्रारूप समिति का गठन हो जाता है, फिर उसके बाद इसके सदस्य कौन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सदस्य याद रखना और बहुत आसान है। अब हम लोग इसमें क्या होता है, इसके सदस्यों बहुत आसान है याद करना, भूल जाते हैं इसके सदस्य, बड़ा आसान, बस दो नाम याद रखना है आपको, ए और एम एम एम, ठीक। अब ए एम याद करना है, ठीक है, बस दो ही शब्द याद करना है, सारी टेंशन खत्म। ए से अंबेडकर, ए से अयंगर, ए से अय्यर, हो गए अंबेडकर अय्यर अयंगर, या अंबेडकर अयंगर अय्यर, हो गए तीन नाम। अब एक एम से आते हैं मुंशी, एक से एम से आते हैं मोहम्मद, एक एम से आते हैं मुंशी मोहम्मद माधव, एक एम से मुंशी मोहम्मद माधव, ठीक। 6 नाम आपको हो गए याद, ठीक। बस कौन कौन से हो गए, अंबेडकर अयंगर अय्यर मुंशी मोहम्मद माधव, मोहम्मद सादुल्लाह नाम है इनका, ठीक। अब मोहम्मद माधव आ जाते, तो माधव किसके स्थान पर आते हैं, बीएल मित्र के स्थान पर। और अगला नाम आता है खेतान, खेतान के आ गए, खेतान कृष्णमाचारी, उनकी मृत्यु उपरांत कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया जाता है, मोहम्मद माधव या माधव मोहम्मद मुंशी हो गया। फिर खेतान, खेतान की जब मृत्यु हो जाती है, खेतान जब खेत में मिल जाते हैं, तब इनकी जगह आते हैं कृष्णमाचारी। तो कितना आसान है नाम याद, बस 2 अक्षर में हमने नाम याद कर लिए। हम इसके नाम रटते रहते हैं, 3-3 4-4 साल हो जाता है, हमको नाम नहीं याद होता है, ए एम याद करना है खाली, है कि नहीं, ए एम के, बस नाम सारे याद हो गए। तो यहाँ से हमको ये सारे नाम याद हो। तो प्रारूप समिति, इसके पहले इंपॉर्टेंट था, प्रारूप समिति का गठन कब किया जाता है, 22 अगस्त 1947 को, ठीक, खेल दिवस। उसके बाद 22 अगस्त 1907 सदस्य होते हैं, ठीक है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। प्रारूप समिति पर विचार विमर्श करने के लिए, मतलब प्रारूप समिति पर विचार विमर्श करने के लिए, इसका मतलब ये कि प्रारूप समिति पहले बन गई थी, और बनाया किसने, प्रारूप बनाया किसने था, प्रारूप बन गया था पहले, प्रारूप बनाया किसने था, बीएन राव ने बनाया था, ठीक। अब यहां से देखते हैं, अब अगला देखते हैं, इसी प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को प्रारूप पर विचार विमर्श के उपरांत, विचार विमर्श कर ली, तो प्रारूप पर विचार विमर्श के उपरांत संविधान सभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अब जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो उसी रिपोर्ट पर संविधान सभा में वाचन होता है, संविधान सभा में बहस होती है कुल मिला के। तो 3 वाचन होते हैं, हम ध्यान रखेंगे 3 वाचन होते हैं, कौन कौन से। अब जैसे प्रथम वाचन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगा, फैक्ट सब बड़े आसान तरीके से याद हो जाएंगे। नवंबर महीना याद रखना है, ठीक है, नवंबर महीना मतलब 4 नवंबर से 26 नवंबर, ठीक, ध्यान रखना है। 4 नवंबर 1948 से 5 नवंबर 1948, फिर नवंबर 1948 से अक्टूबर 1949, ये ध्यान रखना है। फिर उसका 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 सबको याद हो जाएगा, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था, और उसको हमने आत्मर्पित, अंगीकृत और अधिनियमित किया था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया था। अब 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, या 14 नवंबर को डायबिटीज डे मनाया जाता है, ठीक। यहां से हम लोग देख लेंगे। तो प्रथम वाचन नवंबर 1948 में होता है, द्वितीय वाचन नवंबर 1948 से अक्टूबर 1949 तक होता है, तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक होता है। याद हो गया सब, बड़े आसान तरीके, थोड़ा सा लिंक करके याद करेंगे कि याद हो जाएगा, और इसी तरीके से सारी चीज रिवीजन भी होती रहेगी, है कि नहीं। अब देखिए अगला देखते हैं, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया, जिसमें कुल 284 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, कुल 284 सदस्य थे। अब यहां पर जैसे 284 सदस्य थे, तो 2 का क्यूब हो गया और 2 का स्क्वायर हो गया, है कि नहीं, 284 सदस्य थे। और ऊपर पढ़े थे संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, 389 थे। और यहाँ पर कुल 284 सदस्य उपस्थित होते हैं जब हमारे संविधान को अपनाया जाता है, उस पर हस्ताक्षर करते हैं, है कि नहीं, क्योंकि शेष सदस्य पाकिस्तान में चले गए थे, है कि नहीं, पाकिस्तान जब अलग हुआ। अब यहां से देख लेते हैं, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा एटली घोषणा 1947 को।
अब 1945 में इंग्लैंड में चुनाव होता है, वहां पर सरकार बदलती है, विंस्टन चर्चिल हट जाते हैं और क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं। तो क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि हम जून 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे, है कि नहीं। इसीलिए उन्होंने माउंट बेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा था, भारत को आजादी दिलाने के लिए। और फिर इसके बाद आता है माउंट बेटन योजना। 3 जून 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने वहां की हाउस ऑफ कॉमन्स, अभी कल ही बताया था, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे क्रमशः जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक, वहां की लोकसभा में भारत विभाजन की घोषणा कर दी। इसने माउंट बेटन योजना के तहत प्रधानमंत्री एटली ने, और फिर उसमें ये 2 बातें कही गई थी कि भारत को उत्तरदायी लोगों के हाथों में सत्ता सौंप देगी और भारत का विभाजन कर देगी। इसी माउंट बेटन योजना में भारत विभाजन की घोषणा शामिल थी। अब हम इसमें ये देखते हैं कि 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कॉलिंस और लेपियरे। लॉरी कॉलिंस या लेपियरे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, फ्रीडम ऑफ मिडनाइट, मध्य रात्रि की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मिडनाइट। इसमें माउंट बेटन के उद्देश्यों के बारे में लिखा है। तो लॉरी कॉलिंस और लेपियरे ने पुस्तक लिखी थी फ्रीडम ऑफ मिडनाइट, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये नाम याद रखना जरूरी है। उसके बाद गांधी जी विभाजन को अस्वीकार कर देते हैं, अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि यदि सारा भारत आग की लपटों में लिपट जाए फिर भी पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। यदि कांग्रेस विभाजन चाहती है तो उसे मेरे मृत शरीर पर विभाजन करना होगा। कहने का मतलब गांधी जी किसी कीमत पर विभाजन को स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे। और नाथूराम गोडसे ने जब गोली मारी तो उन्होंने अपनी पुस्तक में यही लिखा कि गांधी जी विभाजन चाहते थे, जबकि गांधी जी विभाजन चाहते ही नहीं थे। ठीक, तो यहाँ से गांधी जी भारत में ना होते तो भारत में आज हजारों भारत बने होते, हजारों टुकड़े हुए होते। गांधी और अंबेडकर की ये बहुत बड़ा योगदान है कि आज समाज हमारा ऐसा है कि जहां पर छुआछूत जैसे भेदभाव बहुत कम हुए हैं। अगर भारत को इस टाइप के लोग नहीं मिले होते तो भारत आज भी जो है बहुत बड़ी दास्तां में गुजरा होता। राजनीतिक आजादी तो मिल गई होती, आर्थिक आजादी, सामाजिक आजादी कभी नहीं मिल पाती या अभी तक नहीं मिल पाती। ठीक, उसके लिए एक अलग से लड़ाई लड़नी पड़ती हम लोगों को। ठीक है, तो ये गांधी और अंबेडकर का योगदान था। उन्होंने सभी समाज के वर्गों को एक साथ जोड़ा, सभी वर्गों को एक साथ जोड़ा। तभी तो कांग्रेस में जो है जाके कांग्रेस की सदस्य संख्या बहुत बढ़ गई थी। तभी तो गांव गांव से लोग जो है आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। नहीं तो पहले कुछ विशिष्ट वर्ग के लोग जो है विशिष्ट वर्ग के लोग अंग्रेजों के खिलाफ थे। आम जनता को आज स्वतंत्रता की लड़ाई में जोड़ा किसने? गांधी ने। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इन सभी विचारों का प्रचार प्रसार करके। तो इन लोगों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। हम लोग पता नहीं कौन कौन सी बातें करते हैं। गोडसे को महान मानते हैं गांधी की तुलना में, वीर सावरकर को महान मानते हैं गांधी की तुलना में, है कि नहीं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखिए हम लोग आगे पढ़ते हैं अब्दुल कलाम आजाद के बारे में। अब्दुल कलाम आजाद, यदि कांग्रेस ने यह विभाजन स्वीकार कर लिया तो इतिहास कांग्रेस के नेताओं को कभी माफ नहीं करे। मतलब ये सब नेता जो थे ये विभाजन चाहते ही नहीं थे। खान अब्दुल गफ्फार खान कहते हैं कांग्रेस नेतृत्व में मेरे आंदोलन को भूखे भेड़ियों के समान फेंक दिया। खान अब्दुल गफ्फार खान, हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक या लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था। जब इन पर जो है गोली चलाने का आदेश दिया था पठान सत्याग्रहियों पर, तब जो गढ़वाल सैनिकों ने गोली चलाने से मना कर दिया कि मैं निहत्थों पर गोली नहीं चलाऊंगा, है कि नहीं? ये सब हम लोग पढ़े थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अभी हम लोग इतिहास में फिर से इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो पेट ओरिएंटेड 1-2 क्लास लिए थे, उसमें बताए थे। ठीक, अब देखिए मतलब वनडे एग्जाम ओरिएंटेड जो भी था। अब देखिए गोविंद बल्लभ पंत आते हैं। गोविंद बल्लभ पंत कहते हैं या तो हमें पाकिस्तान चुनना है या आत्महत्या चुननी है, तो दोनों में से कोई एक चुनना है। मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं मुस्लिम लीग ने जर्जर सिर कटे पतंगे की भांति पाकिस्तान को स्वीकार कर लिया है। तो ये सारे स्वतंत्रता से संबंधित लोगों के कथन थे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब जैसे संविधान का निर्माण होता है, संविधान के निर्माण में इस समय पूछता है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और उस दिन 26 नवंबर 1949 को कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां इसमें शामिल थी। और कल ही बताए थे कि 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे उस दिन, और शेष अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 को, मतलब जब 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान भारतीय जनता के द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था, तो उस समय मात्र 15 अनुच्छेद लागू थे और शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इसी दिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया भी
माना जाता है। अब अगला आता है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है। अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। जब 24 जनवरी 1950 को निर्णय ले लिया जाता है तमाम चीजों का कि इसी दिन जो है मतलब राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना जाएगा। संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना। अब उसके बाद अगली बात आती है संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 51 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद में अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। आजादी के बाद जब तक हमारी संसद का निर्माण नहीं हो जाता, नई संसद का नहीं निर्माण हो जाता है, तब तक जो संविधान सभा है वो अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट वाली क्लास में, भारतीय संवैधानिक विकास वाली क्लास में ये भी पढ़ चुके हैं कि 1947 की स्वतंत्रता अधिनियम जो था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, उसमें ये प्रावधान किया गया था। और इसी के साथ एक प्रावधान और किया गया था कि जब तक संसद कानून नहीं बना के अपना संविधान नहीं बना लेती तब तक देश का संविधान भारतीय स्वतंत्रता 1935 के अधिनियम के अनुसार चलाई जाएगी, है कि नहीं। ये भी पढ़ चुके हैं। तो कई चीज देखिए रिवीजन हो रही है, ऐसे पढ़ते चलेंगे। रिवीजन ऐसे ही होता है, जहां एक टॉपिक मिले उसका 2-4 टॉपिक रिवीजन करिए, तुरंत पन्ना पलट के रिवीजन करिए, नहीं तो सब भूल जाएगा, कंफ्यूजन और बना रहेगा। ठीक। अब देखिए संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अपनाया था। 22 जुलाई 1947 ध्यान रहे। उसके बाद संविधान सभा ने, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम और राष्ट्रगीत और जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाते हैं। मतलब दोनों को, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को कब अपनाया जाता है? 24 जनवरी 1950 को, ये ध्यान रहे। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को सारनाथ स्थित जो अशोक का सिंह स्तंभ है, इसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया जाता है। तो यहां से चीजें हम लोग इतना याद करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, हम लोगों को ये सब चीजें याद होनी चाहिए। अब अगला आता है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? अंतरिम मंत्रिमंडल, है कि नहीं। अब आ गया स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। भारत आजाद हो जाता है तो उसके बाद जो आजादी के बाद जो मंत्रिमंडल बनता है, उसमें जब चुनाव हो जाते हैं 51-52 के बाद, उसके बाद जो मंत्रिमंडल बनता है उसमें जवाहरलाल नेहरू, जाहिर सी बात है जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल उसमें भी था इनके पास, इसमें भी है राष्ट्रमंडल। विदेशी मामले थे, उधर भी थे, इधर भी थे, वैज्ञानिक शोध का मामला था इनके पास, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और राष्ट्रमंडल विदेशी मामलों का विभाग। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कौन था? गृह मंत्रालय था, जाहिर सी बात सूचना प्रसारण वहां भी था, राज्यों का मामला या रियासती मामला यहाँ भी है उनके पास, है कि नहीं। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, वहां भी था अंतरिम मंत्रिमंडल में, यहाँ भी राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग है इनके पास। मौलाना अबुल कलाम आजाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय। पूछ लेता है कि स्वतंत्र भारत के जो मंत्रिमंडल गठित हुआ था उसमें शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और जो अंतरिम मंत्रिमंडल गठित हुआ था उसमें कौन थे? बहुत बढ़िया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, पढ़ चुके हम लोग। जॉन मथाई कौन से थे? रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय। और रेलवे मंत्रालय उसमें किसके पास था? अरुणा आसफ अली के पास, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट अगला भी आ गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास विधि मंत्रालय था। और उधर विधि मंत्रालय किसके पास था अंतरिम मंत्रिमंडल में? जोगिंदर नाथ मंडल के पास था, है कि नहीं, ध्यान रखना है। अब अगला आ जाता है जगजीवन राम। जगजीवन राम के पास कौन सा मंत्रालय था? श्रम मंत्रालय। बाबू जगजीवन राम, श्रम मंत्रालय, वहां भी श्रम मंत्रालय देखते हैं, यहाँ भी श्रम मंत्रालय देखते हैं। बलदेव सिंह, वहां भी रक्षा मंत्रालय, यहाँ भी रक्षा मंत्रालय, है कि नहीं। अब आ जाती है राजकुमारी अमृत कौर, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला मंत्री कैबिनेट सदस्य कौन सी थी? तो कौन सी थी? राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री थी। और 15 सदस्यों में भी शामिल थी, संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों में भी शामिल थी। और एच.सी. भाभा उसके बाद आ जाते हैं। एच.सी. भाभा के पास कौन सा मंत्रालय होता है? वाणिज्य मंत्रालय होता है। अब इसके बाद आते हैं रफी अहमद किदवई। रफी अहमद किदवई के पास कौन सा मंत्रालय आता है? संचार मंत्रालय आ जाता है, ध्यान रखना है। षणमुगम शेट्टी के पास वित्त मंत्रालय आता है। और शेट्टी लोग जो होते हैं ना, शेट्टी लोग दक्षिण भारत में व्यापारी लोग होते हैं, बहुत बड़े व्यापारी लोग होते हैं शेट्टी लोग। तो यहाँ से षणमुगम शेट्टी कौन है? वित्त मंत्री इनके पास, वित्त मंत्रालय इनके पास आता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय आता है। उसके बाद कौन सा मंत्रालय आता है? वी.एन. गाडगिल के पास कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय आता है। तो ये सारे मंत्रालय हो गए अंतरिम मंत्रिमंडल के मंत्रालय और स्वतंत्र भारत के मंत्रालय, ठीक है।
तो इतना तो आप लोगों को याद करना ही करना है। उसके बाद हम लोग देखिए प्रश्नोत्तर सॉल्व करेंगे। अब इस क्लास में नहीं, अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, बट आप लोग देख लीजिए प्रश्नोत्तर कितने हैं। 60 क्वेश्चन है बहुविकल्पीय, और वन लाइनर देखिए कितने हैं, वन लाइनर 56 क्वेश्चन है। अब ये सोचिए जब आप 56 100 क्वेश्चन से ज्यादा लगा लेंगे तो कोई टॉपिक आपसे छूटेगा, इसमें कोई चीज आपसे छूटे, क्वेश्चन कहीं से बाहर से जाएगा नहीं जाएगा। और अमूमन 90% से लोग यही गलती करते हैं, ना रिवीजन करते हैं, ना एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, ना ही वन लाइनर सॉल्व करते हैं, जो कि एग्जाम के टाइम में हमको सब कुछ नया नया लगता है। अब मस्ट है ये सब चीजें करते रहिए, तभी सिलेक्शन होगा जल्दी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। तो दोस्तों हम लोग जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, जो क्वेश्चन पूछे कमेंट सेक्शन में उसका जवाब जरूर दिया करिए, और उसके बाद इन सब चीजों का रिवीजन अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, अब सेशन को समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।